राइट, तो लेट्स कंटिन्यू। बेसिकली हमने अब करना क्या है, द आपके पास जो स्लाइड का जो टाइटल है, बेसिकली इट सेज कि आपने सिग्नल्स को एनालाइज करना है विद नॉइज। तो कभी भी आप फॉर एग्जांपल आप, अगर मैंने जो आपको ऐप बताई है, आप उस ऐप से अगर किसी भी साउंड को एनालाइज करोगे, देयर विल ऑलवेज बी एम्बिएंट बैकग्राउंड नॉइज जो कि आपको बैकग्राउंड से आ रही होगी। सो वी वांट टू सी हाउ इट अफेक्ट्स एन एफएफटी। तो अगर मैं इस सिग्नल के अंदर रैंडम नॉइज ऐड कर दूं, मैटलैब के अंदर देयर आर फंक्शंस व्हिच कैन ऐड नॉइज एज वेल। तो अगर मैं इस चीज के अंदर इफ आई जस्ट ऐड नॉइज, ठीक है, तो इसमें मैंने नॉइज ऐड कर दी है, तो द सिग्नल इज स्टिल देयर, ठीक है, सेम सिग्नल है विद एडेड नॉइज इनसाइड। सही, इसके अंदर मैंने नॉइज ऐड की हुई है। अब तो इफ यू एक्चुअली एनालाइज द सेम थिंग नाउ, दिस इज मच मोर रैंडम। ठीक है, इस चीज को आप ये नहीं बोल सकते कि ये दिस स्टार्टेड ऑफ विद थ्योरेटिकल कर्व्स, बिकॉज आपने 3 थ्योरेटिकल कर्व्स ऐड किए, उसके बाद आपने उसमें नॉइज भी ऐड कर दी। नॉइज ऐड करने से सिस्टम बेसिकली, अगर आप उसको इन रियलिटी देखें, इट इज ए पीरियोडिक नाउ, बिकॉज वो सिग्नल में कोई रेपिटेशन नहीं हो रही कंप्लीट सिग्नल में देखें। बट वी डू नो कि देयर आर 3 की फ्रीक्वेंसीज जो इसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे होंगे। नॉइज लेवल्स जो होते हैं, नॉइज के एम्पलीट्यूड यूजुअली जो होते हैं, नॉइज के एम्पलीट्यूड्स आपके मेन सिग्नल से बहुत कम होते हैं। तो अगर हम उसका एफएफटी करेंगे, वी एक्सपेक्ट कि हमारे नॉइज का जो एम्पलीट्यूड प्लॉट हो रहा होगा, जिन फ्रीक्वेंसीज में नॉइज होगी, नॉइज बेसिकली हमारी सारी फ्रीक्वेंसीज पे होती है। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज के अंदर नॉइज को विजुअलाइज करूंगा, मुझे क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए कि मेरी हाई एम्पलीट्यूड वाली पीक्स कौन सी है, नॉइज की पीक्स कौन सी है। तो इफ आई डू एन एफएफटी ऑफ दिस थिंग, we get something like this. This is sort of similar to the curves that we were making using the mobile app. सही है, कुछ बैकग्राउंड नॉइज है बॉटम पे, बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यू स्टिल सीइंग द एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज। एम्पलीट्यूड की इंफॉर्मेशन में मसला है, एम्पलीट्यूड की इंफॉर्मेशन चेंज हो गई है, बिकॉज विद द एडेड नॉइज इट इज पॉसिबल कि उसको हर फ्रीक्वेंसी के ऊपर ज्यादा बड़ा एम्पलीट्यूड मिल रहा हो, बट फ्रीक्वेंसी की इंफॉर्मेशन में कोई मसला नहीं है। तो द एडवांटेज ऑफ दिस इज कि आप इसको यूज इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं टू एक्चुअली कैप्चर द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जिस पे आपका डाटा आ रहा है, यानी आपकी साउंड आ रही है या पे आपकी कोई भी किसी भी किस्म का डाटा आ रहा है। एंड वी आर गोइंग टू सी अ फ्यू एग्जांपल्स एट द वेरी एंड ऑफ दिस लेक्चर के how we actually utilize this information. Okay, there are certain smaller peaks here. This is just ambient noise. That isn't crucial for us. Okay, this needs to go back. Yeah, this isn't crucial for us. And जो background noise है, हमारा जो सारा data, actual data, that is at these 3 fundamental frequencies. Fundamentally these 3 frequencies. सही है, 22 hertz, 60 hertz, and 100 hertz. Frequency की information पे if you see, there is no dependence of noise. ठीक है, noise के ऊपर कोई dependence नहीं है। Is there any question about this? कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम सर। सर फ्रीक्वेंसी की नॉइज से कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो नॉइज इंट्रोड्यूस कराने का हमें कोई फायदा है या इट्स जस्ट फॉर एनालिसिस सेक? नहीं, नॉइज तो हम ये कह रहे हैं कि इस थ्योरेटिकल सिग्नल में नॉइज हमने इंट्रोड्यूस कराई है फॉर एनालिसिस, बट वी वांट टू सी कि इन रियलिटी वेयर नॉइज इज ऑलवेज प्रेजेंट, हाउ वुड आवर एफएफटी रिजल्ट बी अफेक्टेड। तो हम ये देखना चाह रहे हैं ना, हम ये कह रहे हैं कि आपका एफएफटी आपके मेन सिग्नल को नॉइज से सेपरेट करके दिखा सकते हैं। तो इस टाइम डोमेन सिग्नल के अंदर देयर इज द एक्चुअल सिग्नल एंड द नॉइज एडेड टुगेदर, बट इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन वी कैन सेपरेट देम आउट। सो वी नो दैट देयर आर 3 फ्रीक्वेंसीज व्हिच आर गिविंग अस आवर मेन सिग्नल, जो सारा डाटा मेन जो हाई एम्पलीट्यूड इंफॉर्मेशन आ रही है, दैट इज एट दीज 3 फ्रीक्वेंसीज। बाकी सारी एम्बिएंट नॉइज है, तो वी कैन इग्नोर एवरीथिंग एल्स। अगर मैं आपने देखा होगा ना कि यूजुअली अगर किसी ने भी वीडियो एडिटिंग वगैरह या ऑडियो एडिटिंग वगैरह की है, यू कैन एक्चुअली you have the option to reduce and increase the volume of certain frequencies. So if I can do this analysis, I know कि मेरा main data कहाँ पे आ रहा है, I can actually tune out the remaining frequencies. मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो भी सिग्नल आ रहा है, मैं उसमें से एक काम तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं एम्पलीट्यूड का, मैं पूरे एम्पलीट्यूड को ना कम कर दूं, मैं स्केल ही कम कर दूं, मैं पूरे एम्पलीट्यूड को 0.5 से मल्टीप्लाई, मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये चीजें और छोटी हो जाएंगी।
तो the noise levels will reduce further. But if I can just cut off, कि मैं बोलूँ कि मुझे 100 हर्ट्ज से ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, 20 हर्ट्ज से कम कोई इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, तो आई एम गोइंग टू रिमूव नॉइज फ्रॉम माई सिस्टम. तो अगर मैं अपनी मेन डाटा की फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूँ, तो मैं बाकी फ्रीक्वेंसीज को अपने सिग्नल में से रिमूव कर सकता हूँ. एंड दिस इज हाउ नॉइज कैंसिलेशन ऑल्सो वर्क्स, कि अगर आप एम्बिएंट नॉइज की फ्रीक्वेंसी निकाल लें तो यू कैन रिमूव अदर फ्रीक्वेंसीज, एंड जो एम्बिएंट नॉइज है आपके सिस्टम से वो आपकी आवाज में से खत्म हो जाएगी. दिस इज हाउ नॉइज कैंसिलेशन वर्क्स. ठीक है, तो दिस इज द बेसिक आइडिया. समझ में आई? यस सर. ओके. तीसरी एग्जांपल, दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल. एक इंजन है. अब नाउ दिस इज नॉट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट साउंड, वी आर टॉकिंग अबाउट मैकेनिकल वाइब्रेशंस ऑफ एन आईसी इंजन. ठीक है, तो वी आर गोइंग टू कंसीडर. एक क्वेश्चन था जी बेटा. आपने जो नॉइज की बात की भी, कि हम नॉइज सेपरेट कर लेते हैं जी, लेकिन उसमें जो है एम्पलीट्यूड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता जब हम नॉइज रिमूव करते हैं किसी हाँ, भी फ्रीक्वेंसी से. बिल्कुल. तो अगर हम फ्रीक्वेंसी बेस पे करेंगे तो नहीं फर्क पड़ेगा. मैंने बोला था कि अ सिंपल मेथड वुड बी कि मैं पूरी चीज को जो है ना, उसके एम्पलीट्यूड यानी मैं वॉल्यूम को रिड्यूस करूँ, 50% वॉल्यूम करूँ. मैं वॉल्यूम इसकी 50% कर दूंगा, यानी इसके एम्पलीट्यूड को 50% कर दूंगा, तो मेरे मेन सिग्नल की भी जो एम्पलीट्यूड है वो भी कम हो जाएंगे. तो दिस अच्छा, सही. 1.1 विल बिकम 0.6, फॉर एग्जाम्पल 0.55 हो जाएगा. दिस 2 विल बिकम 1. बट मेरे नॉइज के लेवल और फर्दर रिड्यूस हो जाएंगे. रिड्यूस नहीं, मेरी नॉइज खत्म नहीं होगी बट कम हो जाएगी. This was a crude method. This is not how we actually do. You are right. This is not how we do it. Actually, मैंने बाद में ये बात की थी. In reality, what we do is हम frequencies को remove करते हैं ना. हम certain frequencies की volume को कम करते हैं. आप तो मेरे ख्याल से you know this, right? कि you can actually turn down the volume of certain frequencies. तो आप अगर मैं बोलूँ 100 hertz से ज्यादा की frequencies का amplitude में अगर reduce कर दूंगा, तो मेरी main जो sounds है वो अपनी जगह retain रहेंगी, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सही है? Yes, sir. ठीक है. सही. राइट. तो हम बात कर रहे हैं एक इंजन की. अब इसमें दिस 4 स्ट्रोक 4 सिलेंडर इंजन एंड दिस इज आइडलिंग राइट नाउ. तो इंजन ऑन करके छोड़ दिया है, कोई थ्रॉटल वगैरह प्रेस नहीं हो रहा, इट्स लेफ्ट. इंजन के ऊपर एक एक्सेलेरोमीटर अटैच किया हुआ है और उससे उसकी एक्चुअल मैकेनिकल वाइब्रेशन मेजर कर रहे हैं. दिस वी आर नॉट मेजरिंग द नॉइज. इस चीज को आप जरा साउंड को मेजर नहीं कर रहे. ठीक है. उसको जब हमने टाइम डोमेन में सिग्नल को कैप्चर किया, ठीक है, तो वी गेट दिस थिंग. सिर्फ 50 मिली सेकेंड्स का डाटा है ये. दिस ओनली 50 मिली सेकेंड्स. बहुत बड़ा सिग्नल कैप्चर किया तो उसको बहुत स्मॉल सा हमने एक्चुअली रिस्पॉन्स हमें शो किया. नाउ दिस थिंग डज नॉट सीम, we can't actually say anything about this thing. सही बात है ना. we can't actually say कि इस पे क्या हो रहा है. in order to make sense of this we have to take the FFT of it. हम इसका FFT लेंगे तो we'll start to make sense. हम इसका FFT लेते हैं तो we get something like this. Now there is a lot of high frequency data which is very very low amplitude. हमें clearly visible है कि there are two fundamental frequencies which are going on. एक हमारे पास ये वाली और ये वाली है. ठीक है. These are basically at 30 hertz and at 15 hertz. Now think about this. Think about what this actually means, because अगर ये चीज हो रही है तो what would these two peaks correspond to? एक तो चीज ये कि एक इंजन आइडल कर रहा है एंड इंजन नॉर्मली आइडल्स बिटवीन 800 900 इसी रेंज में इंजन आइडल कर रहा होता है. दिस 900 हर्ट्ज seems to be the basically जो आपके क्रैंकशाफ्ट का आरपीएम है ना, दिस इज दैट 900 आरपीएम. सही. फिर आप आ गए ये दूसरी वाली पीक के ऊपर. वी नीड टू नाउ सी कि अगर ये तो चले हम समझ में आ गया कि आपका इंजन एक आइडल कर रहा है तो इंजन का जो आरपीएम था दैट इज दैट आरपीएम 900. व्हाट इज दिस? To understand the frequencies, you normally need to understand the system. और आप लोगों को ICE के बारे में actually पता है. You know about this. You're studying this right now as well. हमने इसकी जो mechanics aspect हैं वो mechanics of machines के कोर्स में भी पढ़े हुए हैं. तो this is a 4-stroke 4-cylinder engine. ठीक है. अगर आप एक single 4-stroke engine को लेंगे, a single 4-stroke engine completes its cycle in 2 revolutions. ठीक है. 4 strokes होते हैं.
हर स्ट्रोक 180 डिग्रीज पे होता है, 4 स्ट्रोक्स के बाद आपका साइकिल कंप्लीट होता है, एंड इन दैट 4 स्ट्रोक्स ओनली 1 स्ट्रोक इज अ पावर स्ट्रोक। ठीक है, और अगर आपके पास 4 सिलेंडर्स हैं तो 4 सिलेंडर्स का फायदा क्या था, वी ऑल्सो टॉक अबाउट दिस, और अभी हो सकता है आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वाली चीज, हर स्ट्रोक के अंदर कोई एक सिलेंडर फायर हो रहा होता है। ट्रू, ठीक है, तो यानी एक रेवोल्यूशन के अंदर देयर इज 2 पावर स्ट्रोक्स, 2 इग्निशन, 2 कंबस्शन के फिनोमेना अकर हो रहे होते हैं एक स्ट्रोक के अंदर, यानी एक रेवोल्यूशन के अंदर। सो दिस इज एक्चुअली कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट, कि जो पावर स्ट्रोक होता है ना आपका, जिसमें आपकी इग्निशन हो रही होती है, जिसमें आपकी कंबशन हो रही होती है सिलेंडर्स के अंदर, दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट, दिस इज योर आइडलिंग फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज एक्चुअल डाटा। इसका आप इस ब्लॉग पे जाएंगे, यू कैन एक्चुअली कंप्लीटली स्टडी, पूरा केस स्टडी को देख सकते हैं। दिस इज एक्चुअल डाटा। एक जो पीक नजर आ रही है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंजन इटसेल्फ, उसकी जो आइडलिंग आरपीएम है वो है, और दूसरी जो पीक हमें यहाँ पे मिल रही है विच इज एट अ हायर एम्पलीट्यूड, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पावर स्ट्रोक्स अकरिंग इन द सिस्टम। और ये हायर फ्रीक्वेंसी इसीलिए बिकॉज दिस इज एन कंबशन फिनोमेना हो रहा है, दिस इज वेयर यू हैव हायर एम्पलीट्यूड्स, बिकॉज आपके पास वो पावर, यहाँ इस फ्रीक्वेंसी पे आपको सिस्टम में पावर मिल रही है हर रेवोल्यूशन में 2 दफा। ठीक है, तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन दिस प्लीज स्टॉप मी एंड आस्क। ठीक, बट आई थिंक दिस एक्चुअली एक्सप्लेन्स द एंटायर फिनोमेना प्रीटी क्लियरली। हो क्या रहा है, एक बिल्कुल रॉ सा सिग्नल है, कुछ समझ नहीं आ रहा, एक एक्चुअल सिस्टम की बात हो रही थी, वी डिड एन एफएफटी ऑफ दिस, वी फाउंड आउट कि दिस एक्चुअली मीन्स समथिंग, दिस डज नॉट is not just random noise, this has valuable information। अब यहाँ पे ये बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, अगर लेट्स से कि यहाँ पे कहीं पे ना मुझे कोई और पीक नजर आ रही होती, लेट्स से कि मुझे 300 हर्ट्ज पे कोई पीक नजर आ रही होती, दिस वुड हैव मेंट समथिंग, दिस वुड मीन कि दिस दैट शुड नॉट बी देयर। इसका मतलब है कोई और चीज गड़बड़ कर रही है मेरे सिस्टम में, आई नीड टू लुक एट समथिंग। सही, तो नॉर्मली अगर आप किसी भी, और दिस इज हाउ एक्चुअली कंडीशन मॉनिटरिंग ऑफ सिस्टम मैकेनिकल सिस्टम्स वर्क्स, कि आप सिस्टम का एफएफटी लेते रहते हैं थोड़े थोड़े अरसे में, और आपको अपने सिस्टम का नॉर्मल कंडीशन पता होती है कि मेरा सिस्टम अगर नॉर्मली बिहेव कर रहा है तो इट शुड वर्क लाइक दिस, बट अगर कुछ, इफ दिस इज द वाइब्रेशन सिग्नेचर ऑफ द सिस्टम, ठीक है, तो अगर मेरे पास वाइब्रेशन सिग्नेचर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है सिस्टम में कोई चीज चेंज हो गई, सिस्टम हैज मॉडिफाइड समहाउ, दिस मींस मेंटेनेंस इज नीडेड। तो अगर मैं अपनी गाड़ी के ऊपर ये काम करता रहूं, आई सी कि मेरी गाड़ी एक बिल्कुल नई गाड़ी है, उसका दिस इज हाउ द रिस्पॉन्स इज, एंड दिस स्टार्ट्स टू चेंज ओवर टाइम, कि कोई बड़ी पीक कहीं नजर आनी शुरू हो गई, इसका मतलब समथिंग हैज गॉन बैड एंड नाउ देयर इज मेंटेनेंस नीडेड। दिस इज अ होल फील्ड which is derived from this vibration analysis, कि आप उसकी सिस्टम की मेंटेनेंस करते हैं, और उसमें फिर you need to know about the system as well। For example, अगर एक रोटेटिंग शाफ्ट है और उसमें बहुत सारे फॉल्ट्स हो सकते हैं, बेयरिंग टूट सकता है, बेयरिंग के भी टूटने के कई तरीके होते हैं, there can be shaft misalignment, there can be mass unbalance, everything will cause a different type of peak, and those who are experienced in this area, they can just look at the peak and they can say, okay, this peak is occurring at this much times the fundamental frequency, ये 2 peaks आ रही हैं, 3 peaks आ रही हैं, this means कि system में ये वाला fault है। तो using the vibration signature, people can actually tell you कि क्या fault है system के अंदर, and that actually helps us do maintenance when needed instead of doing periodic maintenance जिसमें system को shut down करना पड़ता है। With this type of maintenance, you only do maintenance when it actually starts to occur, और system के failure का हम wait नहीं कर रहे, system में कुछ change हुआ, we do the maintenance। जरूरी नहीं है कि system break down होगा तब हम करेंगे, हो सकता है अभी break down नहीं हुआ, सिर्फ अभी signature change होना शुरू हुआ है, we captured it using our vibration response and we can then do the maintenance when needed। सही है, so okay, इसी एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा आगे चला रहे हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये देखना है कि दिस ऑल ऑफ दिस सिस्टम इज आइडलिंग, सिस्टम की हम फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर रहे, राइट। एफएफटी का प्रॉब्लम ये है कि एफएफटी ट्रीट्स द एंटायर सिग्नल टुगेदर, जो भी रिस्पॉन्स आएगा ना, जैसे ये रिस्पॉन्स है, एफएफटी थिंक्स दैट दिस इज ऑल ऑफ दिस इज अकरिंग अंडर कंडीशंस व्हिच आर नॉट चेंजिंग। तो यानी कि वो देखेगा ये पूरा सिग्नल जो है, इस पूरे सिग्नल के अंदर जो भी फ्रीक्वेंसीज हैं ये दे स्टे कांस्टेंट थ्रू आउट, तो वो सारी फ्रीक्वेंसीज को एनालाइज करता है, वो प्लॉट कर देता है। अब अगर हम इसे सेम इंजन की एग्जांपल को लेंगे,
और हम इंजन को आइडल कर रहे हैं, उसके बाद हमने उसको रेव कर रहे हैं ना, हम उसको थ्रॉटल प्रेस कर रहे हैं एंड वी आर डिफरेंट लेवल्स के थ्रॉटल कर रहे हैं। जब हम थ्रॉटलिंग जब हम उसका थ्रॉटल प्रेस कर रहे होंगे, उसको रेव कर रहे होंगे, तो उसकी जाहिर है कि उसकी जो आरपीएम है वो चेंज हो रहे होंगे। अब उससे जो सिग्नल जनरेट हो रहा है, दिस इज द टॉप फिगर हियर, दिस इज दैट सिग्नल। तो हमने 60 सेकेंड्स का रिस्पॉन्स यहाँ पे लिया हुआ है एंड वी कैन सी दैट द एम्पलीट्यूड इज चेंजिंग ड्रास्टिकली। ठीक है, बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। हम तो यू कैन सी कि जहां पे मैंने फॉर एग्जांपल एक्सीलरेटर प्रेस किया होगा, फिर थोड़ा सा कम किया, फिर प्रेस किया, फिर प्रेस किया, एंड वी आर जस्ट डूइंग दिस एंड वी आर अगेन लीविंग एवरीथिंग एंड सीइंग कि आइडलिंग कंडीशन में कैसे बिहेव कर रहा है, and we can do an FFT of this. Where if I do a FFT of this, I get this response. This does not tell me anything. ठीक है, why? Because this is saying कि इस पूरे सिग्नल के अंदर जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं मैं सबको प्लॉट करूंगा, and that doesn't work because this is not a steady signal. ये सिग्नल स्टेडी नहीं है कि इसकी स्टेट चेंज हो रही है ना, कि इसकी फ्रीक्वेंसीज हो सकता है कि टाइम 12 सेकंड से लेके टाइम 22 सेकंड तक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट थी, जो ये वाला मेरा टाइम है, इसका रिस्पांस ठीक, लेकिन इसके फौरन बाद मेरी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। उसने ये वाली फ्रीक्वेंसी भी प्लॉट की, उसने ये वाली फ्रीक्वेंसी भी प्लॉट की, उसने सारी फ्रीक्वेंसीज को एक ही ग्राफ के अंदर प्लॉट कर दिया, एंड दैट is where FFT starts to fail. FFT works when your system, when your signal is steady state. Then it's fine कि आपका सिग्नल के जो भी फ्रीक्वेंसीज हैं, फॉर एग्जांपल वो 4 बेसिक फ्रीक्वेंसीज से मिलकर सिग्नल बन रहा है, वो फ्रीक्वेंसीज 4 कांस्टेंट रहती हैं थ्रू आउट द टाइम रिस्पांस। जो भी आपने टाइम रिस्पांस लिया हुआ है उसके अंदर वो फ्रीक्वेंसीज सेम रहती हैं। ठीक है, इसी मेन सिग्नल का एक छोटा सा पार्ट है जो कि हमने यहाँ पे एनालाइज किया। दिस इज इसीलिए यहाँ पे 50 मिली सेकेंड्स की बात हो रही है, बिकॉज इस मेन सिग्नल का वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट। उसके अंदर सिस्टम की स्टेट जो थी वो स्टेडी थी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे थे, तो वी वर एबल टू कैप्चर वेरी गुड डिटेल्स। बट अगर मैंने कंप्लीट सिग्नल को एनालाइज किया तो वी गेट दिस। सही, तो अब दिस मीन्स कि व्हेन the state of a signal, let's talk about generally, is changing, यानी उसकी frequencies vary कर रही होती हैं, then FFT directly FFT plot करना कि frequency और amplitude का ये वाला जो ग्राफ है, this starts to fail। तो ठीक है, तो अब हमें we need a new way to actually plot this thing। करेंगे हम अभी भी FFT, but we want to somehow include the time variation in it। हम ये देखना चाह रहे हैं कि टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकंड के ऊपर क्या FFT था, 10 सेकंड्स के ऊपर क्या FFT था, 15 सेकंड्स के ऊपर क्या FFT था, बाय टेकिंग वेरी स्मॉल विंडोज अराउंड इट। ठीक है, तो उसके लिए वी हैव अ डायग्राम व्हिच वी कॉल अ स्पेक्ट्रोग्राम। ठीक है, अब स्पेक्ट्रोग्राम क्या होता है, अब इसको थोड़ा सा देखें, सेम सिग्नल है, दिस इज द स्पेक्ट्रोग्राम, और इसकी अब हम एग्जांपल देखते हैं एक और। ठीक है, इस स्पेक्ट्रोग्राम के अंदर इफ यू सी what we have here is you have frequency on the y-axis and time on the x-axis। हमारे FFT जो पहले हम प्लॉट करें तो उसके अंदर frequency was on the x-axis, frequency was on the x-axis and on the y-axis we had amplitude। now it has changed। ठीक है, तो now we are plotting frequency against time। हर टाइम के ऊपर you have an FFT और the FFT is plotted along on the y-axis। ठीक है, अब इस टाइम के ऊपर फॉर एग्जाम्पल whatever frequencies we had वो पूरी की पूरी हमने जो ना इस एक्सिस पे प्लॉट कर दी, एंड द कलर्स हियर आर शोइंग द एम्पलीट्यूड्स। तो जितना ज्यादा कलर है दैट इज शोइंग कि यहाँ पे उतना ज्यादा मेरे पास एम्पलीट्यूड होगा। तो अगर मैं कोई भी इसमें से सेगमेंट ले लूँ ना, तो इफ आई जस्ट टेक लेट्स से आई जस्ट टेक वन पार्ट ऑफ इट, तो आई जस्ट टेक लेट्स से दिस थिंग इज बेसिकली द सेम FFT। तो ये एक सर्टेन नॉइज लेवल है, फिर पहली पीक आई थोड़ी छोटी है, देन थोड़ी देर के बाद सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिर फिफ्थ पीक्स आई, तो सेकंड पीक आई, फिर उसके थोड़ी देर के बाद थर्ड और फोर्थ पीक्स आई, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिफ्थ पीक आई। द फिफ्थ पीक इज मच ब्राइटर हेयर, तो द फिफ्थ पीक इज एक्चुअली मच लार्जर लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद एंड दिस गोज ऑन लाइक दिस। तो यहाँ पे हर अगर वर्टिकल लाइन लेंगे ना, हर वर्टिकल लाइन एक FFT को शो कर रही है, उस टाइम के ऊपर क्या फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स था उसको शो कर रही है, एंड द कलर्स आर शोइंग द एम्पलीट्यूड। सो अगर आपने पीक फ्रीक्वेंसीज आइडेंटिफाई करनी है किसी भी
टाइम के ऊपर, देन यू हैव टू लुक फॉर द ब्राइटर कलर्स. अब वो स्कीम्स के ऊपर डिपेंड करता है. इसके अंदर, इस कलर स्कीम के अंदर, इट इज शोइंग यू the yellow color is basically your higher amplitudes, और जैसे जैसे कलर डल होता जाता है, वी आर टॉकिंग अबाउट लोअर एम्पलीट्यूड्स. ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? अगर नहीं समझ में आ रही तो प्लीज पूछ लीजिए. ओके, राइट. इसकी एक और एग्जांपल है. दिस इज अगेन ऐप, ऑनलाइन ऐप है. आई एम गोइंग टू जस्ट get into that, and this is fairly interesting. Again, I need to share my audio as well, so let me just share my audio with you guys. Yep, done. So this is okay. Work please. Right now, okay, so what I can do is I can actually analyze a lot of different things. There are certain pre-made sounds. For example, this bird sounds of birds, and this is the frequency response of them. As it is going up, this means higher frequencies, and on the lower side is lower frequencies, and this is the variation of time. Red color is higher amplitude. इसके अंदर थोड़ा सा 3-dimensional effect भी, तो you can actually see the peaks as well. ठीक है, you can actually analyze how the frequencies are changing. Lower frequencies will appear here, higher frequencies will appear here. So I can just turn this off. Instead, I can just switch on the microphone, and I can just see my voice. Okay, this is my voice, and usually human voice पे complete spectrum के ऊपर operate कर रही होती है. But if you whistle, so for example, if I do, let me just do that. So what happens is, you see this small peak. This a whistle is a pure tone. ठीक है, and so we saw that as well. But there was a lot of ambient noise behind me as well. That was already there. There are a lot of other things you can do. There is the sound of a modem. Anyways, so there is a lot of things going on here. But the point is that whenever we have a response which is varying in time, ठीक है, okay, एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, I'm going to answer that. ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में what we have is spectrogram के अंदर when is a spectrogram needed? It is needed whenever we have a signal which is varying in time, यानी उसके जो frequency components हैं वो time के साथ change हो रहे हैं. Then you need to do a spectrogram. But if there is a signal which is steady, यानी कि उसके frequency के components change नहीं हो रहे, then you do not need to actually do this thing. आप simple FFT plot कर सकते हैं जैसे हम पहले करते हुए थे. एक question में बस ये आया हुआ है कि in the previous slide we said कि if we take a larger time period, we get a clearer response, but now it is not working. So that is true, but the two signals are not the same. तो ये वाला जो response था हमारे पास, this was still a steady signal. If I take 0.1 seconds, or I take 0.5 seconds, or I take 1 minute, the frequencies in the signal remain the same: 22 hertz, 60 hertz, and 100 hertz. It's the same three frequencies which stay constant throughout the signal. In this case, a larger time period helped us capture the amplitudes better as well. ठीक है, अगर हम नहीं कैप्चर करते because of my sampling frequency, मेरे पास exact amplitudes capture नहीं हो पा रहे थे. This is the case when your signals when the frequencies of the signal are not changing with time. Second वाला जो केस था, ये वाला जो केस हमने किया, this one, इस वाले केस के अंदर the frequencies are actually varying and you can see them here. जो एक for example जो आपकी fundamental frequency है, which is this frequency might be the frequency जो आपका power stroke अगर कर रहा है ना. This particular frequency is changing throughout. जैसे जैसे मैं अपना accelerator press कर रहा हूँ, this RPM is changing, therefore the frequency keeps on changing throughout. So I can't do an FFT of this thing. This is a variable signal. So इस signal के लिए taking a larger time period does not work.
जो हमने पहले वाली बात की थी वो सिर्फ एक स्टेडी सिग्नल की बात की थी जिसके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स चेंज नहीं हो रहे। तो इस पर्टिकुलर केस में ऐसा नहीं हो सकता। इस पर्टिकुलर केस में अगर मुझे किसी भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को एनालाइज करना है ना, किसी भी एक टाइम को एनालाइज करना है, उसके अराउंड मुझे एक बहुत छोटी सी विंडो कैप्चर करनी पड़ेगी। वो काम हमने यहाँ पे किया हुआ है। हमने एक जगह पे 46 थी, दिस इज 46 सेकेंड्स, 46 सेकेंड्स के अराउंड हमने सिर्फ 50 मिली सेकेंड्स की विंडो ली है और उसका डाटा हमने कैप्चर किया। तो अब यू कैन सी के इस 50 मिली सेकेंड्स के अंदर कितने सारे पॉइंट्स हैं, तो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये डाटा कैप्चर कर रहा है। अब लेट्स सी दिस 50 मिली सेकेंड्स, 46 मिली सेकेंड्स कहां पे होगा? 46 मिली सेकेंड्स इज गोइंग टू अकर समवेयर हियर, ठीक है? So it is going to occur somewhere, no, it's not here, it is going to occur somewhere here. ये वाला जो टाइम है ना, जब सिस्टम बाद में दोबारा आइडल करने लगा है, यहाँ पे हम उसको एनालाइज करें। यहाँ पे हमने बहुत छोटी सी विंडो लेके वहां पे कैप्चर किया। लेकिन अगर मैं सेम काम इस पूरी विंडो पे कर रहा होता, मेरा रिस्पॉन्स इस तरह का आता। क्यों? क्योंकि मेरे पास फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, तो वी कांट डू दैट। सही है? होपफुली दिस मेक्स इट क्लियर। अगर नहीं है क्वेश्चन तो प्लीज अगेन आस्क मी। ओके सर ये अगर आप टाइम पीरियड टाइम इंटरवल्स देखेंगे तो रिपीट हो रहा होगा प्रोसेस, एक स्टेगनेंट जो फ्रीक्वेंसी सेम है उस पे पीक्स रिपीट हो रही होंगी। आई डिड नॉट गेट योर क्वेश्चन। आप क्या कह रहे हो बेटा, फिर से बोलो। तो जिस तरह अभी हम लोगों ने एक पहले जो 50 मिली सेकेंड्स वाला जो हमने वो एक स्लॉट कैप्चर किया था, टाइम स्लॉट, जी उसके अंदर हमारे पास दो पीक्स आ रही थी जी जी। एक 15 हर्ट्ज की और एक 30 हर्ट्ज की। अगर मैं इसी ये टाइम पीक्स पीरियड को हमें बढ़ा बता रही दूं, हैं ये कह रहे हैं अगर मैं जी अगर मैं विंडो को बढ़ा दूं, ये कह रहे हैं? जी। ओके मैं कह तो रहा हूँ लेट्स, अगर विंडो बढ़ा देंगे तो ये सेम पीक्स रिपीट हो रही होंगी। मैं देखता हूँ, देखो अगर सी इफ वी लुक हियर, ओके व्हाट हैपेंड, if we take this thing, we can see that in this window the actual state of the system is not changing that much. सही, पहली बात तो ये। अगर थोड़ी बहुत वेरिएशन हो भी रही है ना, तो अगर लेट्स से कि आपका इंजन एक दफा 900 आरपीएम पे कर रहा था आइडल, फिर वो 950 आरपीएम पे करने लगा, फिर वो 960 आरपीएम पे करने लगा, तो ये तीनों पीक्स आपके रिस्पांस के अंदर विजिबल होंगी। लेकिन अगर एक ऐसी चीज है कि आपका सिस्टम 900 इस पूरे, लेट्स आई एम गोइंग टू नाउ अज्यूम कि आप इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर आपका जो इंजन है वो 900 आरपीएम के ऊपर ही कॉन्स्टेंटली आइडल कर रहा है, इट इज नॉट चेंजिंग, देन इन दैट केस योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली द सेम। हमने ये इस वाली स्लाइड में देखा था ना कि अगर मैं सेम सिग्नल की विंडो बढ़ा दूं तो मेरे पास एक्स्ट्रा पीक्स नहीं विजिबल हो रही होती, क्योंकि इस 0.1 सेकंड के अंदर भी सिर्फ 3 फ्रीक्वेंसीज एप्लीकेबल है और इस 0.5 सेकंड्स के अंदर भी सिर्फ 3 फ्रीक्वेंसीज एप्लीकेबल है। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपके पास सिर्फ 3 फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं। लेट्स अज्यूम कि 0.1 सेकंड के बाद यहां से मैं सिस्टम के अंदर एक और साइन वेव को ऐड करा देता। लेट्स से कि एक सिग्नल में ऐड करा रहा हूं इसके अंदर जो कि 0.1 से पहले 0 है, 0.1 के बाद वो जो है ना, लेट्स से दिस इज एट 150 hertz. Of course, this is not correct sine wave for that, but I'm just going to plot that. 150 hertz पे मैंने एक चीज को ऐड करा दी जो कि 0.1 सेकंड से स्टार्ट हो रही है। In this case, what is happening is कि आपके पास 150 hertz के ऊपर एक और पीक विजिबल हो जाएगी, बट दैट विल ओनली बी विजिबल इन द सेकंड कर्व, बिकॉज इस 0.0 से लेकर 0.1 की विंडो के अंदर ये चीज नहीं थी। आपकी पर्टिकुलर जो भी टाइम की विंडो है उसके अंदर जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं वो आ जाती है। तो अगर आपकी एक्सटेंडेड विंडो के अंदर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही तो नो न्यू पीक विल बी एडेड। लेकिन अगर बड़ी विंडो के अंदर कोई नई फ्रीक्वेंसी स्टार्ट हो गई है या पुरानी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है, देन इट विल बी विजिबल। तो एन एग्जांपल इन दिस केस वुड बी कि आपने ये विंडो को बड़ा किया और हो सकता है कि आपका आफ्टर सम टाइम आपके इंजन की आरपीएम चेंज हो गया आपके इंजन के आरपीएम टू 950 हर्ट्ज। तो 950 हर्ट्ज हुए तो यू गेट अनदर एडिशनल फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये खत्म हो जाएगा, ये भी 900 भी विजिबल है और 950 भी विजिबल है। और जिस तरीके से 900 के साथ 1800 विजिबल था, उसी तरह 1950 के साथ आपके पास 1900 भी विजिबल होगा 1800 के साथ साथ।
तो आपके सिस्टम में उस विंडो के अंदर जितनी फ्रीक्वेंसीज आ रही होंगी सारी की सारी आपके पास FFT के अंदर आ रही होंगी। तो FFT में टाइम रिस्पॉन्स की नहीं होती। अगर आपके पास एक फ्रीक्वेंसी है, फॉर एग्जांपल एक फ्रीक्वेंसी सिर्फ इस टाइम के अंदर सिस्टम के अंदर ऐड हो जाती है, वो फ्रीक्वेंसी भी आपके रिस्पॉन्स के अंदर शो होगी, चाहे हालांकि वो सिर्फ एक छोटे से पीरियड के अंदर आई थी, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी यहाँ शो होगी बिकॉज वो फ्रीक्वेंसी आपके टाइम सिग्नल के अंदर थी। वो सारी फ्रीक्वेंसीज ढूंढ रहा है और उनको शो करा रहा है, चाहे वो छोटे पीरियड के लिए आ रही हो ज्यादा पीरियड के लिए आ रही है। दैट्स अ बेसिक आइडिया। होपफुली दिस मेक्स इट क्लियर। नहीं है तो फिर से पूछ लो बेटा। ये सर हो गया। ठीक है, अच्छा अब लेट्स टॉक अबाउट द बिग पिक्चर। बेसिकली यूज कैसे करना है। पहली एग्जांपल, इफ यू हैव द seismic डाटा अवेलेबल फॉर अ प्लेस, अगर आपको अर्थक्वेक वाइब्रेशंस का आपके पास डाटा अवेलेबल किसी भी एरिया का, यू कैन डू एन FFT ऑफ दैट एंड आइडेंटिफाई कि उस एरिया की जो बेसिक आपके पास अर्थक्वेक्स आते हैं उनमें कौन सी फ्रीक्वेंसीज डोमिनेंट होती हैं। यू कैन डिजाइन योर बिल्डिंग्स टू विथस्टैंड दोज फ्रीक्वेंसीज। हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे आगे जाके, दैट वुड बी वाइब्रेशन एब्जॉर्बर्स, and those are mechanical devices which are added to original systems, and they capture all your vibration. These are not dampers nahi hote, this is something else. And so but these must be tuned for certain frequencies. आप इनको कुछ frequencies के लिए डिजाइन करते हो। तो अगर हम एक earthquake vibration की fundamental frequencies को identify कर, peak amplitude frequencies को identify कर लेते हैं, then we can design our बिल्डिंग वाइब्रेशन एब्जॉर्बर्स फॉर दोज पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, जो स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसीज उनके लिए डिजाइन कर सकते हैं। अगर मैं साउंड को उसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स में ब्रेक कर सकता हूँ, यानी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की जो मैं FFT किया था नॉइस साउंड का, वो मैं कर सकता हूँ, देन वी हैव एन ऑप्शन टू बूस्ट the parts which we care about, and we can, if we don't want to something, we can reduce them, and this is what we do in आपका जो ऑडियो एडिटिंग होती है, वी कैन डू दैट कि आपके पास सारी फ्रीक्वेंसीज का ना, फ्रीक्वेंसी का आपके पास एम्पलीट्यूड कंट्रोल आ रहा होता है, यू कैन रिमूव सर्टेन फ्रीक्वेंसीज and from your system, from your sound, and that is possible. That is only possible because we can break our sound down into its basic ingredients. सही है। This is also how music recognition system services work. For example, आपके पास Shazam है, वो this is how it works. It does not actually compare time domain signals. It आपके पास क्योंकि वो पूरे आपके it does not actually listen to a very large part of a song to actually compare it. It just quickly does an FFT of the sound and उसका जो भी frequency signature आ रहा था उसको compare करा के देखता है। ठीक है, तो that is something which is this is being used a lot. और क्या हो सकता है डाटा कंप्रेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल आपकी MP3s are made this way. आपके पास एक पूरी ऑडियो की फाइल है, आपने उसमें उसको FFT किया, जो आइडेंटिफाइड द टॉप फ्रीक्वेंसीज जो आप जिसमें आपकी मेजर साउंड है, कुछ फ्रीक्वेंसीज जो में आपके पास लोअर एम्पलीट्यूड था उनको आपने सिस्टम में से डिलीट कर दिया, तो अब आपके पास सिर्फ हायर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल बचा है। योर song or anything will stay play, the quality will be reduced because you have lost certain information, but you still get what you wanted but in a smaller size. This is known as lossy compression because you are losing data. Now there are formats जो कि lossless compression भी कर रहे होते हैं, but this is lossy compression, generic term होती है। अच्छा, एक और चीज JPEG format, usually हम ये क्या करते हैं, this is not just limited to actually audios, even images can be treated as signals. ठीक है, images को in fact we do it this way. हम अपनी images को भी signals में treat करके and we can do an FFT of it and we can identify कि कौन सी data ऐसा है जो कि हम lose कर सकते हैं and we can remove that, and this is how our image compression works. For example, JPEG format does it this way कि वो आपके quality को थोड़ा सा reduce कर देता है, but it actually retains the overall big picture को retain कर रहा होता है, but the details are slightly reduced, but it still works. ठीक है, if you want a smaller file size. So this is not something which is very theoretical. This is a very practical topic. सही है, and hopefully the idea of this particular topic was to actually introduce to you this vibration analysis area. We did not do any
maths in this, and we do not plan to do any maths of this topic, but you need to know कि हमने जो भी चीज पढ़े हैं, जो भी चीज हमने पढ़ी है, उसको you should be able to apply it to a signal and analyze the signal. This is what I want. ठीक है, अगर आप इसको using already available software or something like that, if you can do that, this is good enough for us. Because even this level of details is not usually taught at undergraduate level. ठीक है, ये चीज this was not there before. This is not being done in other universities as well. This is just something which is actually very applicable in the industry, because when you go to industry, you are not going to make a mass print system and analyze, although sometimes we have to do that in the industry as well. But most of the times you are analyzing signals, and you are analyzing signals in time domain as well as frequency domain, and you are seeing how you're basically analyzing the system by analyzing its vibration response, and this is what we're trying to understand the basics of here. सही, उसके हमने दो tools basically पढ़ लिए, एक FFT है और एक spectrogram है. FFT works when you have a signal which is steady, so its frequency are not changing with time, and spectrogram is needed when you have signal whose frequency are changing with time. ठीक है, तो दोनों options होते हैं. जो मैंने आपको app बताई थी FFT spectrum analyzer, that has a spectrogram option as well. To explore the app, you should be able to have a lot of fun with that. काफी अच्छी app है, ठीक है. In fact, there are other apps which you should install, क्योंकि आपके your phone has everything needed to do vibration analysis. ठीक है, it has an accelerometer which is 3 axis, तो वो XYZ तीनों axis की acceleration को measure कर रहा होता है. So if you can just clamp your mobile phone down on anything, for example, एक student ने ये किया था कि he just took his phone, installed the app, started the app, and taped his phone to suction pump, जो water का suction pump होता है उसके साथ, and the phone was able to capture the frequency response of that, and from that we were able to capture कि वो कितने RPM पे operate कर रहा है. सही है. और if the foundations जहाँ पे बोट लगे होते हैं, अगर वो लूज होगी तो उसका इफेक्ट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के ऊपर विजिबल हो जाएगा. तो यू कैन ट्राई टू डू दिस सिंपल थिंग्स. आप अपने गाड़ी को आइडल करके इंजन के ऊपर टेप करके देख सकते हैं. इट्स जस्ट बी सेफ, ठीक है, ज़्यादा खराब नहीं कीजिएगा उनको. बट दैट एक्चुअली यू कैन डू दिस स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स नाउ वेरी इजीली. यू डोंट नीड वेरी स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट टू डू दिस. इट्स ऑल अवेलेबल टू अस. ठीक है, that's it from my side. कोई चीज़ है पूछने की तो प्लीज पूछ लीजिए, otherwise done. Right, so let's end this lecture. Hopefully you enjoyed this one. I feel this is probably one of the best lectures जो कि practical terms में आपको इस course में मिलेगा. And I'm going to upload the videos. If you have any questions, you can bring them up in the next question answer session. और अगली जो हमारी Tuesday वाली क्लास है उससे sorry हमारी जो Thursday वाली क्लास है उससे हम we are going to start a new topic. ठीक है, so let's end this thing, and अस्सलाम वालेकुम.